नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, हम लोग आज देखेंगे आधुनिक भारत से विगत वर्षों में जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे क्या कहा जा रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो है प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो अल्मीडा हुआ। इसको ध्यान रखिए, कौन हुआ? अल्मीडा हुआ। भारत में जो है कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से लेकर के 1509 तक जो है का आगमन हुआ इनका, और वह 1505 में भारत पहुंचता है। कौन? अल्मीडा। और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। और द्वीप पर कब्जा के बाद जो है पुर्तगाली हिंद महासागर में जो है सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। कौन? अल्मीडा, जो कि पुर्तगाल का था। आगे कहा जा रहा है कि उसने अंज द्वीप में जो है किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्री डकैती हेतु हुगली का जो है उपयोग जो है कौन करता था, तो ये पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। कहा जा रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो जो पुर्तगाली जो थे, ये हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इसको इस्तेमाल करते थे ये लोग। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुई थी, हुगली का उपयोग कौन करता था, तो पुर्तगाली करता था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किस जो है जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था। कौन सा ऐसा अंग्रेज था जिन्होंने जो है जहांगीर को खान की उपाधि दिया। तो एडवर्ड टेरी या हॉकिंस या सर थॉमस रो था, या कौन था? तो हॉकिंस जो है, कैप्टन हॉकिंस, वो खान की उपाधि किसको दिया, तो जहांगीर को दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन? तो हॉकिंस दिया था जहांगीर को खान की उपाधि। नेक्स्ट देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी भी था हॉकिंस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के जो है 1608 में कहाँ पहुँचता है, तो सूरत में पहुँचता है हॉकिंस। और अप्रैल 1608 में जो है वो आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट करता है और जहांगीर ने हॉकिंस को जो है 400 का मनसब जो है तथा फिरंगी खा अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने जो हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खा बोला तथा इंग्लिश खान भी बोल दिया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4, भारत में कहा जा रहा है कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया। तो भारत में जो है 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो सूरत में स्थापित किया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से जो है मुगल दरबार 1608 में पहुंचता है। कौन? तो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से। किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका और 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। और कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने जो है पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसी के बाद जो है जहांगीर शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित किया और यहाँ से अंग्रेजों ने अपना व्यापार देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद और बुरहानपुर और अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित किया। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। इसके समय में जो है मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो जो है भारत आया था। तो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। कौन? सर थॉमस रो, जो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में जो है सूरत पहुंचता है और 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पटना में अपने फैक्ट्री कब स्थापित करता है? तो 1632 में करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र जो 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है। इसका उत्तर 1632 ईस्वी है। तो ऐसा कोई फैक्ट इस किताब को नहीं मिला है घटना चक्र को, लेकिन ये कह रहे हैं घटना चक्र की जो है बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में स्थापित किया। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो कर्नाटक युद्ध का जो है प्रथम जब कर्नाटक युद्ध हुआ तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। क्या कर लिया था अंग्रेज? फ्रांसीसी जहाज को अधिग्रहण कर लिया था। इस कारण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1746 से लेकर के 48 के बीच हुआ। और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ होता है उसका विस्तार मात्र था। आगे कहा जा रहा है कि गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1646 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेज जब जो है जहाज को अधिग्रहण कर लेता है तब जो है युद्ध शुरू हो जाता है। आगे कहा जा रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण के लिए भेज दिया। तो ध्यान रखिएगा, महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को जो है फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अदयार नदी पर जो है स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित करता है और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सौपाल की जब संधि पूछेगा तो 1748 में ध्यान रखिएगा जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया तथा इसके तहत ला सौपल संधि के तहत आगे कहा जा रहा है तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो वांडीवास युद्ध जो है अंग्रेज किससे लड़ता है? तो फ्रांसीसी से लड़ता है। कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर का युद्ध जो है 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर देते हैं और मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलब्धि में उसने जो है अपने हितकारी डुप्ले को जो है कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग को मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुशी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। और प्लासी का युद्ध पूछेगा तो 1757 जून 1757, इसको ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का मध्य होता है। किसके बीच? अंग्रेजों तथा बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उसके बीच होता है और युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो जाता है। आगे कहा जा रहा है कि क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है और नवाब बनने के बाद जो है मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जिम्मेदारी को पुरस्कृत किया और क्लाइव ने जो है 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट देता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वांडीवास का युद्ध जो है जनवरी 1760 में होता है, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच होता है और इस युद्ध में जो फ्रांसीसी पराजित हो जाता है, अंग्रेज जीत जाता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट करते हैं इस युद्ध में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। तो इन दोनों फैक्ट को ध्यान रखिएगा। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, जनवरी 1760 में होता है, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। तो अंग्रेज के तरफ से जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आयरकुट कर रहे थे और फ्रांसीसी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो काउंट डी लाली ने किया था। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे कहा जा रहा है, इसी में कुछ और फैक्ट दे दिया। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, अक्टूबर 1764 में होता है। मीर कासिम
जो है अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। और इस युद्ध में जो है अंग्रेज विजयी रहे हैं और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। कौन किया? तो हेक्टर मुनरो करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय का मुहर लगा दिया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर हराया था। तो शवाली कहाँ है इसको देखेंगे पहले हम लोग, और किस कारण पहले हराया था इसको देख लेंगे। तो जो है पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर हराया था विलियम हॉकिंस हरा दिया था, या थॉमस बेस्ट हरा दिया था, या थॉमस रो हरा दिया था, या जोसिया चाइल्ड हरा दिया था। तो अंग्रेजी अधिकारी पुर्तगालियों को जो है अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को जो है शवाली के स्थान पर कौन हराया था? तो थॉमस बेस्ट जो अंग्रेज के थे वही हरा दिए थे पुर्तगालियों को। तो देखेंगे फैक्ट इसका क्या कहा जा रहा है कि 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरुद्ध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप शवाली पहुंचता है और मुगल गवर्नर ने यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो जाता है। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजयी ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपना व्यापार को दूसरे देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर और अजमेर तथा आगरा में सजग फैक्ट्री का स्थापित करता है। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अंग्रेज अधिकारी ने जो है पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर कौन हराता है? तो थॉमस बेस्ट हराते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 10 में क्या कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो यूरोप जो वासी थे कहाँ से सोरा प्राप्त करते थे? और अफीम। तो सर्वोत्तम सोरा, बढ़िया किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से जाता था यूरोप में? तो बिहार से जाता था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहाँ से प्राप्त होता था अफीम और सोरा? तो बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम कहाँ ज़्यादा होता था? तो उस वक्त तो बिहार में होता था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि बंगाल की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बना दिया या सिताब राय को बना दिया? आगे देखेंगे ऑप्शन। या राय दुर्लभ को बना दिया या सैयद जो है गुलाम हुसैन को बना दिया। तो किसको बना दिया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को जो उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बना दिया था। कौन? मुर्शिदाबाद के उपदीवान रॉबर्ट क्लाइव बना दिया था। किसको? मोहम्मद रजा खान को। आइए इसका थोड़ा फैक्ट देख लिया जाए। क्या कहा जा रहा है? इलाहाबाद की संधि की दूसरी संधि जो है अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। किसको? शाह आलम को। और शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान पर कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को जो है 26 लाख रुपया देता है तथा निजामत के व्यय के लिए जो है 53 लाख रुपया देगी। और इस समय जो है कंपनी के सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने जो है दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद यानी कि जो बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान को नियुक्त करता है कंपनी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बिहार के लिए जो है राजा सिताब राय को नियुक्त करता है। तो कभी कभी पूछ देता है बिहार से किसको नियुक्त किया जाता है? तो सिताब राय को नियुक्त किया जाता है। और बंगाल यानी कि मुर्शिदाबाद से किसको? तो मोहम्मद राजा खान को। और मोहम्मद राजा खान उपनाजिम के रूप में कार्य करते थे और इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व तो कंपनी का ही था। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखेंगे। सिर्फ ये लोग देख रेख कर रहे थे लेकिन पूरा काम वहीं से संचालित होता था कंपनी के द्वारा। 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो सम्राट आलम द्वितीय जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दे दिए? ये सब बिहार को दे दिए, बंगाल को दे दिए और उड़ीसा को दे दिए। तो 1765 में दे देते हैं, 12 अगस्त 1765 को दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त जब 1765 में होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कब? अगस्त 1765 में होता है। तो शाह आलम को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया तथा उसे इलाहाबाद में रख दिया। किसको? शाह आलम को। और इलाहाबाद तथा काड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिल गया। और
12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बिहार, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया, जिसके बदले कंपनी के सम्राट ने जो है 26 लाख रुपए दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए जो कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय जो है रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। किसका? शाह आलम द्वितीय का जो है संपूर्ण जीवन जो था, उसके जीवन में खाली आपदा ही रहता था। उसे जो है 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। और शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बनकर ही रहना पड़ा इन दोनों को। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहा जा रहा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसे साम्राज्य की सीमा थी, उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ तक थी? चांदनी चौक के से पालम तक, या दिल्ली से बिहार तक, या पेशावर से बिहार तक, या पेशावर से वाराणसी तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की सीमा कहाँ तक था। तो आइए हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी में यह कहावत थी कि सल्तनत ए सालम अज दिल्ली तथा पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक ही रह गया। तो कहाँ तक था? दिल्ली से लेकर के लाल किले से लेकर के जो है कहाँ पालम में वो गांव था, वहाँ तक ही रह गया इसका सीमा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है, इसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने उत्तर दिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। रंजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे? शाह शुजा से प्राप्त किया था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। कौन? पंजाब जो था ये अहमद शाह अब्दाली जो थे उसके साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान कश्मीर कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर जो है सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया और 1800 ईस्वी में जो है अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जो है शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठ जाता है। काबुल के गद्दी पर बैठ जाता है कौन? शाह शुजा। और परंतु उसके भाई शाह मोहम्मद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसने 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर का अधिकार कर लिया। और इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें रंजीत सिंह से सहायता मांगते हैं और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन भेंट कर देता है? तो शाह शुजा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ अपनी बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने जो है अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जोकोबिन क्लब की स्थापना भी करता है। कौन? जोकोबिन क्लब का भी स्थापना करता है। तो एग्जाम में पूछ देगा जोकोबिन क्लब, तो जाने रहिएगा तब ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जोकोबिन क्लब की स्थापना कौन करते हैं? तो टीपू सुल्तान ही करते हैं और इसका सदस्य बना। और साथ ही जो है उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। और टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल अब हो गया है उसका नाम, काबुल और मॉरिशस में अपना दूतमंडल भेज देता है। कौन? तो टिप्पू सुल्तान। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया? तो अंग्रेजों ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि टिप्पू सुल्तान के साथ करते हैं और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 तक होता है का अवसान जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 के द्वारा होता है। और इस संधि में
अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। और इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा था। और साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को क्या करना पड़ा था, टीपू को जो है 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। इतना बड़ा ही फरमान जारी कर दिया था अंग्रेज। और कर्नवालिस ने इस संधि के बाद टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। तो बहुत खतरनाक टिप्पणी कर दिया था कौन, कर्नवालिस। क्या बोल दिया कि हमने अपने शत्रु को जो है प्रभावशाली ढंग से जो है पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो बहुत भद्दा टिप्पणी कर दिया था। यहाँ पे देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ठगों का जो है उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। कहा जा रहा है कि ठगों में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे ठगों में, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा तथा भवानी की पूजा करते थे। ठग जो लोग होते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर, जो शिकार करते थे उसका सिर काट करके देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है और तथा शरीर की मृत्यु उसके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन कर दिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन, ध्यान रखिएगा यहाँ से पूछता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को जो है ठगी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त कर दिया। कौन, विलियम बेंटिंग ने स्लीमैन को नियुक्त कर देता है और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। 1500 ठग था उसको बंदी बना लिया। कौन, स्लीमैन बंदी बना लेता है कर्नवालिस के नेतृत्व में, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नेतृत्व में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आदेश देते हैं किसको, स्लीमैन को। तो ये लोग 1500 जो है ठगों को बंदी बना लेते हैं और अनेक ठगों को फांसी दी गई और शेष जो है आजीवन कारावास कर दिया गया। और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो इसका अंत इसी प्रकार हुआ। विलियम बेंटिंग जो है क्या बोलते हैं, कर्नवालिस विलियम बेंटिंग जो है कैप्टन स्लीमैन को बोलते हैं कि जाओ कार्रवाई करो, और 1500 जो ठगों को बंदी बनाते हैं कौन, स्लीमैन, और कुछ को फांसी दे देते हैं और जो बच जाता है शेष उसको कारावास कर देते हैं। और इसके बाद जो है इस प्रकार उसका अंत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया। तो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैध शासन की शुरुआत जो है बंगाल में क्लाइव ने 1765 में करते हैं और वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करता है। कब, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और निर्णय लिया गया और तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। और वारेन हेस्टिंग्स ने, यहाँ ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है क्या करता है, जब ये समाप्त हो जाता है कौन, द्वैध शासन प्रणाली, तो 2 दीवान नियुक्त करता है, एक बंगाल में और एक बिहार में। तो बंगाल में जो है मोहम्मद राजा खान को और बिहार में जो है राजा सिताब राय को नियुक्त कर देता है। तो इन दोनों फैक्ट को ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन प्रणाली लागू कौन करता है, तो रॉबर्ट क्लाइव करता है। समाप्त कौन करता है, तो वारेन हेस्टिंग्स करता है 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल में किसको, मोहम्मद राजा खान को, और बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त करता है अपना उप दीवान। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। द्वैध शासन का जनक किसको बोला जाता है। तो द्वैध शासन का जनक जो है लियोनील कार्टिस को बोला जाता है। किसको, लियोनील कार्टिस को बोला जाता है। क्या कहा जा रहा है कि सर लियोनील जो है कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें जो है दीवानी और विजारत, यानी कि कानून, विजारत का मतलब होता है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21। भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था। तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाया गया था। किसके काल में बिछाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाया गया था। भारत में रेलवे लाइन की दिशा का प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। और प्रथम रेलवे लाइन जो 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से कहाँ, रानीगंज के बीच बिछाया गया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। मुंगेर का बहरियातल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर का जो बहरियातल विरोध था
विरोध था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका ये उद्देश्य था कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग, जो बकास्त भूमि था उसका वापस करने का मांग था। तो मुंगेर के बहरियाताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन जो है 1936 से 38 में जो है करयानंद शर्मा के नेतृत्व में चला गया था। किसके नेतृत्व में चला गया था? तो करयानंद शर्मा के नेतृत्व में चला गया था। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो कि 56 से लेकर के 62 तक था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कैनिंग जो है भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश के द्वारा प्रथम और इंडिया का अंतिम था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारत में कंपनी का अंतिम था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से जो चलने वाले एनफील्ड राइफल्स कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था इस राइफल्स को। लेकिन दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल्स जो है प्रयोग करने का निश्चय लेता है। इस राइफल में जो है दमदम, अम्बाला और सियालकोट में जो है बने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। उसी का विरोध कौन करते हैं? मंगल पांडे करते हैं। देखेंगे आगे। तो इस जो है राइफल में जो है कारतूस के ऊपर भाग में मुंह से काटना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? मुंह से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका जो है खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उसके धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 तो बार बार रिपीट किया। देखेंगे क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये 2 बार पूछ चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन बीपीएससी में। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कौन करते हैं? तो कुंवर सिंह करते हैं। आइए कुंवर सिंह से कुछ फैक्ट जानते हैं। तो 1857 के में जो है जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब जो है उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह का झंडा बुलंद किया तो प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्शों गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिहार का सिंह किसको माना जाता है? तो कुंवर सिंह को बोला जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित कर दिया। कहाँ? शाहाबाद जिला था उस वक्त। तो वह कानपुर पर जो संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े और वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बंदा और लखनऊ तक ले गए। जलाते उस मसाल को, मैंने जला दिए थे, मतलब सब तरह लहर दौड़ गया था। आगे कहा जा रहा है कि वो लखनऊ तक ले गए, जहां उनका जो है अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित कर दिए। और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह जो है बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जो है उसके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक जो है अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उनके भाई का नाम क्या था? तो अमर सिंह जी थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। अभी पढ़े कुंवर सिंह से फैक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जगदीशपुर के जो किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वहीं कुंवर सिंह। यानी कि कुंवर सिंह को जो है हर बार पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में, तो इस बार भी पूछा जाएगा लगता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा थे। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं। बिहार के जो है शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में जो है 1782 में इनका जन्म हुआ था। और कुंवर सिंह ने जो है जगदीशपुर की जिम्मेदारी को जो संभाला था और जगदीशपुर में उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और 57 के विद्रोह के समय उनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेनानायक
के कारण उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह का किस स्थान से संबंधित है? तो कुंवर सिंह का किस स्थान से संबंधित है? तो जगदीशपुर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो 1857 के विद्रोह के समय जो है कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ शामिल होते हैं? तो आरा में शामिल हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों की जो है 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर देता है। तो 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंच जाते हैं और यहाँ कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। और इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। तो उस वक्त जो है गलती से जो है बिहार लोक सेवा आयोग इसका उत्तर पटना मान लिया था। क्या चीज़? इसका उत्तर कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो पटना सही किया था, जबकि इसका आंसर हुआ था आरा। आरा होना चाहिए था, वही बात कहा जा रहा है। लेकिन बिहार लोक सेवा इसको आयोग जो इसको पटना किया था। देखें क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से किसने जो है 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 1857 के विद्रोह में जो है नाना साहब कानपुर से भाग लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग लिए थे, और मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से भाग लिए थे, और दिल्ली से बेगम जीनत महल भाग ली थी। कौन? जीनत महल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक से अधिक इसका जवाब हो जाएगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों से फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है और लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 1857 में होता है। यहाँ पर जो विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल किया, कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब के द्वारा, तब फैजाबाद में वहीं सारी बात इसमें लिखी गई है। विद्रोह का जो मौलवी अहमद उल्ला ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल। तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर जिसका अंतिम मुगल बादशाह था, उसका पत्नी का नाम बेगम जीनत महल था, और अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्पों में सबसे उचित विकल्प ई है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 5 होगा, एक से अधिक। तो बहादुर शाह जफर का पत्नी का नाम जीनत महल है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि दिल्ली से वो नेतृत्व कर रही थी, बेगम जीनत महल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह जी थे। वहीं वीर कुंवर सिंह के बारे में कहा जा रहा है, तो उसको नाम बदल करके राजपूत कुंवर सिंह कर दिया। पटना बिहार में जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और उनकी जिम्मेदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपनी रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। वहीं कुंवर सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ रहा? तो जुलाई से लेकर के जनवरी तक 58 तक जो है केंद्र कहाँ रहा? तो जगदीशपुर में रहा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कहाँ? जगदीशपुर में रहा था। आगे कहा जा रहा है, इसका कुछ फैक्ट देख लेंगे कि बिहार में जो है 1857 का विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ जिमंदार जो थे जमींदार कुंवर सिंह ने अपना नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित करते हैं। और बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कि कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर जो थे और बंगाल के गोलंदाज फौज के जो मेजर बिसेंट आयर द्वारा जो है दबा दिया गया। तो दबाने का काम इन दोनों ने किया। कौन? टेलर दबा दिया, पटना में विलियम टेलर, और बंगाल में जो है बिसेंट आयर द्वारा दबाने के लिए भेजा गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह जी थे। कुंवर सिंह से तो बहुत सारे फैक्ट देख लिए, अब तो एग्जाम में छूटेगा नहीं कुंवर सिंह से प्रश्न। कुंवर सिंह बिहार में जो आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जिम्मेदार थे, जिन्होंने वृद्ध अवस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था और विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किस प्रांत से किया? तो प्रांत पूछा जा रहा है, तो कहाँ से किया? तो बिहार से किया। इसका कुछ फैक्ट देख लेंगे। और बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा के विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटनागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी राइफल जो है सफल लड़ाइयों के बाद जो है युद्ध में प्राप्त घाव के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो जाते हैं। जब अंग्रेज मार देता है गोली, कहाँ मार देता है? हाथ में। तो हाथ को काट करके गंगा में फेंक देते हैं वीर कुंवर सिंह जी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
36 देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? फिर वही बात, तो कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 कि बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। यानी कि कुंवर सिंह को छोड़ा नहीं जा रहा है। जब जब बीपीएससी का एग्जाम होता है तब तब जो कुंवर सिंह से प्रश्न पूछता ही पूछता है, क्योंकि बिहार से थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो सबसे जो है कट्टर दुश्मन मौलवी जो है अहमदुल्लाह शाह थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। आइए जानते हैं मौलवी अहमद जो है दुल्ला शाह के बारे में। तो मौलवी जो है अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं और अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर के बस गए थे। कौन? अहमदुल्लाह शाह, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जो कि कट्टर दुश्मन थे। ये तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु में अरकाट के थे, लेकिन आकर के कहाँ? फैजाबाद में बस गए थे। उन्होंने भारत में विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों को सर्वोत्तम सैनिक है। विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है कौन? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है 50,000 रुपये का इनाम रख दिया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजों के सबसे बड़ा ही कट्टर दुश्मन थे कौन? मौलवी अहमदुल्लाह शाह जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? अब देख लीजिए, किस जो है उर्दू कवि ने इसको देखा था? तक्की मीर ने देखा था, या जोक ने देखा था, या इकबाल ने देखा था, या गालिब ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह का जो है वो गालिब ने देखा था, जो कि उर्दू कवि थे गालिब। कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह में मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था 1857 का विद्रोह। ये उर्दू कवि थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, 40 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि नहीं था। कौन सा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी को अधिकारियों के प्रयास या जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश या भत्ते की रोकथाम या अधिकारियों की अक्षमता, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकारियों की अक्षमता के कारण ये नहीं था। क्या चीज़? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण ये नहीं था, अधिकारियों की अक्षमता। आइए इसका फैक्ट देखते हैं, क्या कहा जा रहा है फैक्ट 40 कि अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का एक कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेज हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो है कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर भाग नहीं लिया था, या साहूकार भाग नहीं लिया था, या कृषक या जमींदार? तो भाग लेने के काम कौन नहीं किए थे? तो जो साहूकार लोग थे ये भाग नहीं लिए थे, ध्यान रखिएगा। और जो जमींदार थे, तो 2 आदमी भाग नहीं लिए, लेकिन खेतिहर जो मजदूर था वो भाग लिया 1857 के विद्रोह में, और कृषक जो थे ये भाग लिया। लेकिन जितने साहूकार थे और जमींदार थे इन्होंने भाग नहीं लिया। आगे देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह जो है बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। कौन? 1857 का विद्रोह का। और फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों में अपनी लपेट में नहीं ले सका, या दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम और जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब जो है पटियाला, नाभा और जिंद के जो सिख शासक जो है तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जिम्मेदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की जो सक्रिय सहायता किया था। तो इसी चीज को ध्यान रखिएगा। ये लोग क्या किया? तो सहायता कर दिया अंग्रेजों का।
गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों में तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। तो बहुत चालाक था अंग्रेज सब, इस सबको आगे कर दिया। देखिए आगे, व्यापारियों और शिक्षित वर्गों ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों को जो है सहायता के लिए प्रार्थना किया। जितना व्यापारी था और जो शिक्षित वर्ग था ने जो है कलकत्ता और बंबई में बहुत सभाएं किया और अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना करने लगे। बताइए कि कैसे व्यापारी और शिक्षित वर्ग लोग जो थे। और उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। जो उच्च तथा मध्यम वर्ग जो थे लोग, ये विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में जो शामिल अवध के बहुत से तालुकदार जैसे बड़े जिम्मेदार जो थे, अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर भी उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से जो है किनारा कर लिया। लेकिन ग्रामीण जो है जनता के हमलों का निशाना क्या था? सूदखोर थे। कौन थे? ग्रामीण जनता के हमलों का जो है निशाना कौन था? तो सूदखोर थे। इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। और आधुनिक शिक्षा जो है प्राप्त भारतीयों ने जो है भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। जितना आधुनिक शिक्षा करके आया था लोग, इसका साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय जो है देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहता था। उसके मन में यह गलत विश्वास हो रहा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के एक काम जो है पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखेंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? कथन एक है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। अब बी क्या कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं की। आगे कह रहा है 3 में कि 1857 के विद्रोह में डुमराव, हटवा, महाराजाओं और उनके साथियों जमींदारों ने पैसों से जो अंग्रेजों की मदद की और आदमियों से नहीं। और 4 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथियों जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो 1857 के विद्रोह में जो है क्या हुआ था कि दरभंगा और डुमराव और हटवा के जितने महाराज थे और उनके जितने साथी थे जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद कर दिया। सब ध्यान रखिएगा। आइए इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं। वही कहा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है बिहार के कुछ जमींदार जो थे और अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों की बड़ी सहायता किया था। ये लोग अंग्रेजों की इस प्रकार जो है मदद करने वाले जमींदारों में दरभंगा था, डुमराव और हटवा के जमींदार शामिल थे। ये लोग दोनों से मदद कर दिया, धन बल दोनों से, आदमी भी दे दिया और पैसा भी दे दिया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए 43, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? अब पूछ दे रहा है कि अप्रभावित रहा, दानापुर रहा या पटना रहा, मुजफ्फरपुर रहा या आरा रहा या मुंगेर रहा? तो अप्रभावित तो दानापुर में तो था, पटना में भी था, मुजफ्फरपुर में भी था, आरा में भी था, एक मुंगेर ही नहीं था। तो क्या हो जाएगा? मुंगेर। आइए जरा इसका हम फैक्ट देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में जो पीर अली पुस्तक विक्रेता जो है विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है पटना से कौन कर रहे थे, तो पीर अली कर रहे थे जो कि पुस्तक विक्रेता थे। और ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो है विद्रोहियों काम कर रहे थे और उन्होंने जो है विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में जो बेगम ऑफ अवध यानी कि हजरत महल कहा जा रहा है कि लखनऊ में कौन नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल यानी कि बेगम ऑफ अवध इसको भी बोला जाता है। 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ जो है विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र जो है वीरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। और 1858 में कैंपवेल ने यहाँ विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। कौन? कैंपवेल जो था। और जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल कहाँ चली गई? भाग कर गई काठमांडू, वहीं पर मर गई, दफना दिया गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 45। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो
तो 1857 का जो विद्रोह था 21 कारण अब यहाँ पे पूछ रहा है कि असफल रहा। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, या किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, या इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र के कारण यह असफल रहा। आगे देखेंगे डी में क्या कहा जा रहा है कि जिम्मेदारों की सहभागिता। तो किसके कारण जो है 1857 का विद्रोह जो है सफल रह गया था? तो 1800 सफल क्यों रह गया था कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था, और कोई भी समान योजना नहीं था और केंद्रीय संगठन भी नहीं था, तो इसकी कमी थी, इसलिए जो है 1857 का विद्रोह जो है यह असफल हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए कुछ इसका फैक्ट देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में जो है असफलता का कारण मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन में कमी थी, और अंग्रेज विद्रोहियों के नेताओं में जो है कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई, और 82 वर्षीय जो है बहादुर शाह कमजोर था और उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता को तो दिखाई, सरकार का जो है विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी जो है सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उनमें जो है अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी तो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध जो है सूत्र नेताओं के बीच नहीं था इनका, और किसी क्षेत्र विशेष से जो है ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उसके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक परिक्षेप या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। तो इस कारण जो है असफल हो गया था 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा जा रहा है कि विचार कीजिए। कथन दे दिया और कारण भी दे दिया कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कथन दे रखा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, और कारण दे रखा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जो है जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश जो है महत्वपूर्ण रियासतों को के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इसको कोड को सही बताना है। यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे जो है कथन एक सही हो जाएगा, दोनों क और ख सत्य है और क का सही स्पष्टीकरण है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए इसका फैक्ट देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः जो है सामंतवादी था। क्या था? सामंतवादी था, जिसमें कुछ जो है राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य जो है उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों तथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये बात कौन बोला है? कैनिंग बोला हुआ है संकट के समय की, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। महारानी विक्टोरिया ने जो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दिया था? तो 1 नवंबर 1858 को कर दिया था। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1857 के क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दिया। कब? तो 1 नवंबर 1858 को। और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, और एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो है सिपाहियों का चयन कहाँ से किया? तो देखिए, गोरखा को किया और सिख एवं पंजाब उत्तर से किया। गोरखा और सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से किया। कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो है सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया, और 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। किसको? बिहार के, बंगाल को और उत्तर प्रदेश को, बिहार और उत्तर प्रदेश के सैनिकों को।
और जो है कहा जा रहा है कि विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यानी कि यूपी प्रांत के थे और विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी था। इस कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। तो ध्यान रखिएगा किस नीति पर आधारित था, तो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 49 को बनाएंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र का संज्ञा कौन दिया, तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। 1857 का विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा कौन दिया, तो आउटरम एवं टेलर ने दिया। इसको ध्यान रखिए, क्या चीज, आउटरम एवं टेलर ने दिया। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। ये क्या बता दिए कि हिंदू मुस्लिम का है षड्यंत्र का परिणाम है। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था और जो है सर जॉन सिले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई अस्थायी नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त है। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो 1857 के जो है विद्रोह को किसने बोला कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया, यह पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम है। तो कौन बोला था, तो बी डी सावरकर ने बोला था। इसको ध्यान रखिएगा। आइए इसको फैक्ट को देखते हैं। फैक्ट में क्या कहा जा रहा है कि बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक, ध्यान रखिएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। इनकी एक पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 900 गठन से संबंधित थे। तो कौन सा आयोग जो है संबंधित था, तो ध्यान रखिएगा पिल आयोग। कौन, पिल आयोग जो था ये 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठित से संबंधित था। आइए देखते हैं पिल के बारे में, पिल आयोग के बारे में। 1857 के विद्रोह के जो है दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जो पिल आयोग का गठन किया। 1857 का विद्रोह दमन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज को नव गठन करने के लिए जो है फिर से पिल आयोग का गठन किया, जिसने जो है सेना को रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब जो है 65,000 कर दिया गया तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दिया गया। बंगाल में जो है सैनिकों का भारतीय सैनिकों में जो है 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास या मुंबई में यह जो है अनुपात 1:3 को रख दिया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 52 को बनाएंगे। नील विद्रोह जो है किस के बारे में क्या था, तो नील विद्रोह जो है क्या था, तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे जो है एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। जो किसान थे, रैयत जो थे, वो नील का खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती जो है उनसे खेती करवाया जाता था। तो यही इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरोध हो गया और यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण दंदनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को जो है नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता, जो बागान का मालिक थे। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिकों को पूर्व निर्धारित दर पर जो है नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की जो है बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था और इस पर दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण नामक नाटक लिखा। ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कि नील दर्पण तो कौन लिखा है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया, जो कि नील विद्रोह से है, नाटक लिखा गया था। 53 को देखेंगे। 53 में क्या कहा जा रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक, देखिए पूछ दिया, पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र थे। ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। 54 में क्या कहा जा रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत जो किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को जो है भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो कौन प्रथा था, महलवाड़ी था या रैयतवाड़ी था? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को जो है भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो रैयतवाड़ी प्रथा था। कौन था? रैयतवाड़ी, जो किसान खुद मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भू मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया? तो पागल पंथ की जो स्थापना करमशाह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो करमशाह के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, 2 बार पूछ दिया है। तो पागल पंथ एवं अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसके जो उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। ये क्या था? ये न धार्मिक था, मैंने अर्ध धार्मिक था। इसको ध्यान रखिएगा। और करमशाह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी टिप्पू, करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टिप्पू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था, जिसने जमींदारों के द्वारा मुराज्जों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 ईस्वी में टिप्पू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। तो ध्यान रखिएगा, टिप्पू जो है 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार कर लेता है, तब राजा बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया। इन सारे फैक्ट को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 को बनाइए। फराजी कौन था? तो फराजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। क्या थे? फराजी, हाजी जो है शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन? फराजी। फराजी जो है फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक जो है धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बना दिया और यह विद्रोह 1838 से लेकर 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा जा रहा है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो फरैजी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। शरीयतुल्लाह ने किया फरैजी आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट, कुका आंदोलन किसने संगठित किया? तो कुका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कौन किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कुका आंदोलन से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, कुका आंदोलन जो है वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था और दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। कुका आंदोलन का और बहावी का भी। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुका आंदोलन संगठित कौन करता है? तो गुरु राम सिंह करते हैं, लेकिन 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया, जिन्हें जो मुख्यतः शियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। और गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बना दिया। कौन? गुरु राम सिंह। इनका जो है उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। और 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी जो है 1885 में मृत्यु हो जाती है। किसको? तो राम सिंह को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है? रंगून में, जो कुका आंदोलन का संगठित किए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण पूछ रहा है। तो 1875 के जो है दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के जो है द्वारा ऊंची ब्याज पर जो है लिया जाता था। महाजनों के द्वारा जो ऊंची ब्याज दर लिया जाता था, वही जो है दक्कन दंगों का एक तत्कालीन कारण था। तो क्या कहा जा रहा है दक्कन दंगे से? कुछ देख लेंगे। दक्कन जो है 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। एक तो ऊंची ब्याज दर लेते थे जो महाजन थे, कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, जो कृषक थे वो अस्थायी रूप से कर्जदार हो ही जाते थे, और भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा, कृषक जितने थे अशिक्षित थे और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि के गिरवी रखकर ऋण
पत्र पर जो है उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता भी रहते थे किसान। इस परिस्थिति में जो है 1875 से 76 के अकाल ने जो है, जब अकाल पड़ा 1875 और 76 में, तो कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे और इस तरह महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया। तो महाराष्ट्र में जो है रामोशी कृषक जत्था जो है किसने स्थापित करने का काम किया, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। वासुदेव बलवंत फड़के ने किया महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था का। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के जो थे 1845 से लेकर के बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया और इन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 में आमरण अनशन से जो इनकी मृत्यु हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किनका मृत्यु हो गया था, तो बलवंत फड़के का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा जा रहा है कि रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ। तो ये कहाँ हुआ, तो पश्चिमी घाट में हुआ। इसको ध्यान रखिएगा सही रूप से। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया और रामोशी ने जो सितारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। और 1825 से 26 में भयंकर अकाल जब पड़ता है तो अन्न का जहाँ अभाव हो जाता है, जिसके कारण जो है उन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर देते हैं। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। अब पूछ रहा है बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ, 62 में बनाइए। बघेरा का विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ, बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह जो 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया और बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने जो अंग्रेजी सेना की सहायता से घेरों से अधिक एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया और 1818 से 19 तक के मध्य जो है अंग्रेजी प्रदेश भी आक्रमण किया और यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो जाता है। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहता है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाली संस्था जनजाति का क्या नाम था, तो क्या था, यहाँ पे खोंड दे रखा है, खोंड जनजाति। क्या था, तो खोंड, लेकिन गोंड होना चाहिए कि खोंड जनजाति के लोग जो है तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैले जो है विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे और 1837 से लेकर के 56 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। और विद्रोह का मुख्य कारण क्या था इसका, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी कि मरहिया जिसको बोला जाता था प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का कारारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण जो है आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरहिया एजेंसी गठित कर दिया और जिसके विरुद्ध खोड़ों ने जो है विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो इसी को ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि छोटानागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। तो छोटानागपुर जो जनजाति विद्रोह कब हुआ, तो छोटानागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह हुआ है छोटानागपुर के क्षेत्र में 1831 से 32 में, ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह भी हुआ और मुंडा विद्रोह भी हुआ है। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ और मुंडा विद्रोह जो है 1899 में हुआ। 65 देखिए क्वेश्चन नंबर 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। तो 1855 में जो है संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया, तो मेजर बारो को हरा दिया था। किसको, मेजर बारो को हरा दिया था। 1855 ईस्वी में जो है संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में जो है विद्रोह कर दिया और उन्होंने एक साथ पुलिस और दिक्कुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीरपैती युद्ध में जो है संथालों ने हरा दिया। तो इन सारों
सारे बात को ध्यान रखिएगा। फिर पैतृक युद्ध में इनको हरा देता है, किसको? बारो को, ध्यान रखिएगा। तो इस जो संथालों ने अंग्रेजों कमांडर को हरा दिया, किसको? मेजर बारो को हरा दिया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वही पूछा जा रहा है, सिद्धू और कान्हू ने किया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा जा रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब कर दिया? तो 1895 में खड़ा कर दिया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मुंडा आदिवासी जो थे विद्रोह 1889 से लेकर के 90 के बीच होता है और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। और बिरसा मुंडा में जो है सामूहिक खेती का प्रचलन था। मुंडा जनजाति में जो है क्या था? सामूहिक खेती का प्रचलन था। लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया और मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। किंतु विकल्प में निकटतम जो है उत्तर 1895 दिया गया, इसीलिए विकल्प डी सही होगा। और 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, बिरसा जो थे, बिरसा मुंडा अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर देते हैं। कब? 1895 में। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उल गुलान जो है विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा जी से जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। मुंडा विद्रोह जो उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया और यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की जो है पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुंट कट्टी या मुंडारी का जो है जिम्मेदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो है 1899 से लेकर के 1900 के बीच हुआ और 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर लिया। कब? तो 1895 में कर लेते हैं और हजारों मुंडाओं का नेता बन गए। उन्होंने कहा कि दिक्वो यानी कि दिक्वो बोला जाता है, जो गैर आदिवासी है उसको, दिक्वो ने से हमारी लड़ाई होगी, गैर आदिवासियों से लड़ाई हमारी होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो कौन बोल दिया? तो बिरसा मुंडा बोल दिया। और 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया और लगभग 6000 जो है मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ चल दिए। लेकिन बिरसा जो है मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। बिरसा मुंडा का जो है कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो झारखंड यानी कि रांची। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र रांची से लेकर के भागलपुर तक था। ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा का जो मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना और उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। और बिरसा ने जो है अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी कि सिंह बोंगा, ध्यान रखिएगा, पूछता है, सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान कर दिया। सिंह बोंगा वहाँ पूजा होता है, आदिवासी लोग करते हैं। और मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग भी किया था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 70। 1899 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो 1899 से लेकर के 90 तक सिंधु था या बुढ़ा भगत था या 71 देखें 71 में क्या कहा जा रहा है, ये सॉरी बिरसा मुंडा था। तो उस वक्त जो है कौन था? बिरसा मुंडा जी थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो है झारखंड के पक्ष में थे, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई, कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई तो बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यानी कि 15 नवंबर को दिन की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही अलग किया गया है झारखंड को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो 1831 ईस्वी में जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है कहाँ? सिंहभूम में हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो है कोल विद्रोह छोटनागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ और इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक एवं राजनीतिक था। और इस विद्रोह के पन पे जो है सर्व प्रमुख कारण इन क्षेत्रों से जो है जिम्मेदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक
बढ़ाया जाना था। और 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। तो जब बुद्धो भगत मर गए, इसके बाद जो है गंगा नारायण के द्वारा किया गया और यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह को दमन भी कर दिया गया। तो इन सारे फैक्ट को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 को बनाएंगे। हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह जो 1820 से 21 के दौरान हुआ था, इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। इसका केंद्र कहाँ था? तो संथाल परगना था। कहाँ था इसका केंद्र? संथाल परगना था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया? तो बिहार में भी कर दिया, पंजाब में कर दिया, सिंध में कर दिया, कटियावाड़ में कर दिया। तो क्या कहाँ कहाँ कर दिया? तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा, एक से अधिक, यानी बिहार में भी कर दिया था और कटियावाड़ में भी कर दिया था। क्या देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहा जा रहा है। छोटानागपुर की हो एवं मुंडा जनजाति ने 1820 से 22 ईस्वी तक पुनः 1821 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी और इस क्षेत्र में इस कारण 37 तक अशांति व्याप्त रही। सिंध जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्या कह रहा है? 74 का डिस्क्रिप्शन आए के बाएं कर दिया। छोटानागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में जो है इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रहा और सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। तो इन सारे फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से किसने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? विजयनगरम का राजा था, या हैदराबाद का निजाम था, या तमिलनाडु का पुलिगार था, या त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी था? तो हैदराबाद के जो निजाम थे तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में थे, इसके खिलाफ में तो नहीं थे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के जो है निजाम जो है छोड़कर सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पुलिगर तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन ये विद्रोह नहीं किया था बेचारा। ध्यान रखेंगे हैदराबाद के निजाम को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया आनंद मठ, उसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे इसी में कहा जा रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ का कथानायक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति जो है कौन ने अपना दिया था? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाया था अफगान के खिलाफ। लॉर्ड लिटन ने 1876 ईस्वी में जो है लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति जो है अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया और कुशल आक्रमणता के नीति के कारण अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा और 1878 ईस्वी में द्वितीय अंगल अफगान युद्ध शुरू हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1878 में द्वितीय अंगल अफगान युद्ध शुरू होता है और 79 में गंडमक की संधि भी होती है। कब? 1879 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। 1878 का जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो 1878 का जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। इसको ध्यान रखिए। कौन? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। इसका फैक्ट जान लेते हैं 78 का। क्या कहा जा रहा है कि लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को सामान्य स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य हो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल यानी कि 1876 से लेकर 1880 में पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ध्यान रखिएगा। और इस अधिनियम के सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। किसमें? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। और इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि यह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरुद्ध होगा और कानून का विरोध करने वाले मुद्रण न्यायालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। और इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढक्का प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज कर दिए गए। जो उसके विरुद्ध छापा उसमें जो है उन्होंने मामले दर्ज कर दिए गया। बहुत तो उसको सपोर्ट में भी चला गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79।
अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए इसका फैक्ट जान लेते हैं। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का आरंभ किया। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था, तो कर्नवालिस था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसे जो है इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है अस्थाई बंदोबस्त को। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया और इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों ने एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे जो है भूमि के लगान 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास ही रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जिम्मेदार छोटे पूंजीगत भद्र नवाब थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 को बनाएंगे। 80 में देखेंगे, 80 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो बिहार में जब परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, ये कारण था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इस सेटलमेंट करके जो है कारण ये करना था कि भू राजस्व का राजस्व निर्धारित कर दिया जाए, इसलिए जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया बिहार में। इसका फैक्ट देख लेंगे। लॉर्ड कर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित किया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण जो है कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या कहा जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो ये मद्रास में लागू किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। टॉमस मुनरो का संबंध किसी से था, तो रैयतवाड़ी से था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी से था और रैयतवाड़ी कहाँ लागू किया गया, सर्वप्रथम तो मद्रास में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर जो है किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो कब दिया गया, तो 1885 ईस्वी में जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर जो है किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। और 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा अस्थायी जो बंदोबस्त था उसको लागू किया गया, जिसने जो है जिम्मेदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि को जो है मांग बढ़ने लगेगी और भूमि मालिकों ने जो है किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था और इसी बीच बंगाल सरकार ने जो है बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जिम्मेदारों और किराएदारों के अधिकारों को भी परिभाषित किया गया। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इस 83 को बनाएंगे। 83 में क्या कहा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इस फैक्ट को ध्यान रखना है। इनका नाम था मूल्य शंकर, यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म जो 1824 ईस्वी में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी ब्राह्मण कुल में हुआ था और उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी को वेदों के शुद्ध जो है अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त किया और 1867 ईस्वी में उन्होंने खंडनी पताका लहराई और 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया। तो ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कौन करता है। तो कब किया गया, बम्बई में 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। और उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनका जितना विचार था, उनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। और इनकी रचनाएं पाखंड, खंडन, वेदभाष भूमिका, ऋग वेदव्यास, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महावाक्य विधि का, वल्लभाचार्य का मत खंडन, सब इसी का प्रमुख है। तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या कहा जा रहा है कि अमृत बाजार जो है पत्रिका की स्थापना किसने किया। अमृत जो है बाजार एक पत्रिका थी, इसकी जो स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो इसकी स्थापना जो है अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा किया गया था अमृत बाजार पत्रिका का। और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने जो है दोनों मिलकर किए थे। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष 1868 ईस्वी में कलकत्ता में कर दिए थे और प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन 1878 में देसी भाषा प्रेस जो है अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। रातों रात जो है क्या कर दिए, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कर दिए और रूपांतरित कर दिया। और गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया था और 1869 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ले लिया और हिंदू पेट्रियाट की स्थापना की। और गिरीश चंद्र घोष ने कौन कौन हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। तो इस चीज को ध्यान रखिए, पूछता है कि हिंदू पेट्रियाट की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा किया गया। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके जो है संपादक बन गए। बाद में जो है हरीश चंद्र जो है मुखर्जी इसके संस्थापक बन गए। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को बनाते हैं कि निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो लीडर जो था ये उदारवादियों का प्रचार करता था। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। कौन? फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी जो था यह यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसमें महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। और लीडर समाचार पत्र के संपादक, लीडर के जो है उसके संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जी थे। और मालवीय उदारवादी दल के नेता थे और इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों पर प्रचार करते थे। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 19वीं शताब्दी के धर्म 19वीं जो शताब्दी था उसमें जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को जो है मुख्यतः आकर्षित किया। तो ये जो है जनसंख्या को बुद्धिजीवी और नगर उच्च जातीय और क्या चीज निर्धन सर्वसाधारण वर्ग में जो है वर्गीकृत करने का काम किया था। यानी कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का जो है भारत के इतिहास के विशेष स्थान है। और इसने जो है जहां एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत को जो है कि अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश किया। और इसने बुद्धिजीवी नगर उच्च जातियों निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को जो है अपनी ओर आकर्षित करने का भी काम किया। आगे क्या कहा जा रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता किसे बोला जाता है, तो राजा राममोहन राय को बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। लेकिन कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राजा मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी बोला जाता है और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी बोला जाता है। अतीत और भविष्य का मध्य सेतु किसको बोला जाएगा? राजा राममोहन राय को बोला जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी बोला जाएगा, आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाएगा और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा जाएगा। राजा राममोहन राय को युग दूत भी कहा जाएगा। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। 88 को बनाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय जी थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म के एक ईश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना करता है और उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी जो है प्रमाणिक मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 जो है मुख्य उपनिषदों का बंगला भाषा में जो है अनुवाद करने का काम किया। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 89। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना कब हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने जो है 20 अगस्त 1828 को, लेकिन 1828 तो है नहीं ऑप्शन में। आइए हम लोग इसका फैक्ट देख लेते हैं कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा नाम से जो है एक नए समाज की स्थापना होती है और इसे आगे चलकर ब्रह्म समाज में बदल जाता है। पहले ब्रह्म सभा होता है, इसके बाद में समाज हो जाता है। इस समाज ने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक
ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में जो है सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्म कांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज में जो है रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन के उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया गया। और दिए गए विकल्प में से यहाँ पे कोई सही नहीं है। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। पहले ब्रह्म समाज से पहले ब्रह्म सभा होता है, इसके बाद समाज होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 90। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो कब की गई? तो 1828 में किया गया। अभी न पढ़े आप। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 91। सती को गैर कानूनी घोषित जो है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो गैर कानूनी घोषित कौन कर दिया? तो विलियम बेंटिक ने कर दिया सती को गैर कानूनी। आइए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है दिसंबर 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा, किस नियम के द्वारा? तो नियम 17 के द्वारा ये कहा गया कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। कब? तो 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा। कौन? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना कब होता है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन प्रेरणा दिए, इससे जो है आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया। और महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़ गए और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध था और स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि थी और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। और रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में सफलतापूर्वक जारी रहा था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 को बनाएंगे। 93 में क्या कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है नव हिंदूवाद के जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद ने जो है 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, अपने गुरु की स्मृति में की। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करते हैं? तो 1897 में करते हैं और अपने गुरु के यादगार में करते हैं। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। कौन? स्वामी विवेकानंद संन्यास बन के जो है धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किए। अपने गुरुओं की शिक्षाओं की व्याख्या को जो साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया और स्वामी विवेकानंद इन नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे और 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए। वहाँ जिन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया और इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावित तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया। और इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार करने का काम किए। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के पक्ष मुझे मत छोड़ो कि बहुत भर्त्सना की, मुझे मत छोड़ो कि भर्त्सना करने का काम किया। और उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों के द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे, दुखित थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानव का अपमान है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे धर्म की बात करना तथा ईश्वर से यह मानव का अपमान है। और विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा जो है नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। कौन? दयानंद स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा है कि हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 को। 94 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से किसने जो है 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अभी पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 95 बनाइए।
स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करते हैं। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। आगे चल करके स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया और रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है और क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के स्थापना करते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती का नाम मूलाशंकर भी है और 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभाव के प्रतिक्रियाओं में हुआ और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ? लाहौर में। कब? तो 1877 में। आगे देखेंगे, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। तो वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया और आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज और पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कर्ताओं में से थे और 1892 से लेकर के 93 में आर्य समाज में दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। 97 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा और इसका फैक्ट है यहाँ पे। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करने में कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी थे, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। लेकिन इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे और हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना करता है। तो दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना कौन करते हैं? जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, यानी कि लाजपत राय और हंसराज। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 97 को बनाइए। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करता है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करते हैं? ज्योतिबा फूले करते हैं। इसमें देखेंगे 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इसका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ। ज्योतिबा फूले का जन्म। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, तो ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक किसका है? ज्योतिबा फूले का है, जो कि 1872 में अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 को बनाएंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो वहीं ज्योतिबा फूले ने किया। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा जा रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लाउटेस्की ने किया था। कौन? मैडम HP ब्लाउटेस्की ने किया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP, रूसी महिला थी। कौन? मैडम HP ब्लाउटेस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी का संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों में आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में
ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ये सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। इससे देख लेते हैं एनी बेसेंट से कुछ फैक्ट। एनी बेसेंट जो है एंगल आयरलैंड से थी और वर्ष 1907 से 33 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान भी रही है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट। और वर्ष 1916 में जो है होम रूल लीग का गठन भी किया हुआ है और 17 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। और 25 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष भी बनी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। और आगे इसमें कहा जा रहा है कि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एवं दूसरी महिला बनती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रथम तो हो गया कौन? एनी बेसेंट, लेकिन दूसरी पूछे तो सरोजिनी नायडू, लेकिन प्रथम भारतीय तो सरोजिनी नायडू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।